हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये सीरीज़ आपकी डेली दिन में 2 बजे कंटिन्यू रहती है। शाम को 6 बजे भी हम लोग बाल विकास की क्लास कंप्लीट करते हैं, तो आपको ये क्लास भी देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नए कंप्लीट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है डेली शाम को हम लोग एक पेपर लगा रहे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम का, तो आज भी इसी तरीके का 30 नंबर का आपका एक मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग ओल्ड पेपर नहीं लगाएंगे, कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वो सेशन भी आपको ज्वाइन करना है। ओके, तो अभी आपको एक क्लास मिल रही है, इसके जस्ट बाद आपकी क्लास 6 बजे होने वाली है। तो सेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके के और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्लस पाठ्यक्रम क्या होता है। प्लस पाठ्यक्रम की यहाँ पर बात की गई है। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम रेडी करना, क्या ये प्लस करिकुलम कहलाता है। हो सकता है शायद आपने इसका नाम इंग्लिश में देखा हो, इसको इंग्लिश में प्लस करिकुलम बोला जाता है। ठीक है, प्लस करिकुलम की हमसे बात पूछी गई है कि बताओ प्लस करिकुलम क्या होता है। दूसरा ऑप्शन है कौशल क्षेत्रों पर पाठ्यक्रम, जो CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की विशेष कठिनाइयों के लिए विशिष्ट। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग नहीं बताया गया था, मतलब कि आपको CWSN का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, उनके लिए कुछ इसके अंदर चेंजेस किए गए हो, या फिर CWSN के लिए पाठ्य अकादमिक सामग्री, उनके लिए अलग से पाठ्य अकादमिक सामग्री बनाई जाती है जिसका नाम ही प्लस करिकुलम या फिर प्लस पाठ्यक्रम यहाँ पर रखा जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है। सबसे पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए प्लस करिकुलम का मीनिंग ये होता है कि जो CWSN वाले बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे जिनको कुछ विशेष आवश्यकताएं लगती है, उनके लिए करिकुलम रेडी करना ही CWSN यहाँ पर कहलाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CWSN के लिए पाठ या अकादमिक सामग्री रेडी करना ही प्लस करिकुलम यहाँ पर कहलाता है। किन बच्चों के लिए, सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है अनुपूरक शिक्षण सामग्री के पीछे का विचार क्या है। आज जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन हमारी अलग अलग तरीके के एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। यहाँ पर एक टीचर बनने से पहले आपका टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली डेली करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अनुपूरक शिक्षण सामग्री के पीछे का विचार क्या, यानी कि जो सप्लीमेंट्री टीचिंग मटीरियल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, पढ़ाने के साथ साथ जिन मटीरियल जिन सामग्री का सहायता लेकर हम लोग पढ़ा सकते हैं, वो हमारे अनुपूरक शिक्षण सामग्री यहाँ पर कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामग्री प्रदान करना, शिक्षार्थी के पठन पाठन में वृद्धि करना, ठीक है, पाठ पठन में वृद्धि करना, विभिन्न विषयों में शिक्षार्थी की रुचि को और समृद्ध बनाना, या फिर शिक्षक द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में सामग्री प्रदान करना। तो देखो सप्लीमेंट्री मटेरियल का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उसके साथ साथ यदि हमें मानचित्र की आवश्यकता लग रही है, उसके साथ यदि हमें किसी प्रोजेक्टर की आवश्यकता लग रही है, उसके साथ हमें कंप्यूटर लैब में जाने की आवश्यकता लग रही है, तो ये सारे सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होते हैं। ये बच्चों की रुचि को बढ़ाते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, उनके जो लर्निंग वे होता है, उनके लर्निंग तरीके होते हैं, उनके सीखने के जो तरीके होते हैं, उसको समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामग्री प्रदान डेफिनेटली होती है, शिक्षा के पठन पाठन में भी वृद्धि होती है, और शिक्षक द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में सामग्री प्रदान करना, ये तो नहीं होगा। ए और बी यहाँ पर हो सकते थे, लेकिन हमको सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढ कर निकालना था। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, सबसे सही ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिक्षार्थी की रुचि में ही सारी चीज़ें आ जाएगी कि सारी उनको सामग्री यहाँ पर मिल गई है, पठन पाठन में उनके यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि एक शिक्षक CS और S का अनुसरण करके अपने संचार को बेहतर बना सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यहाँ पर सही होगा। देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, C और S उसे शॉर्ट में बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक बार 5E मॉडल भी पढ़ाया हुआ है, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग जो एक बार पेपर कंप्लीट किए थे उसमें 5E मॉडल के बारे में आपसे पूछा गया था। उसी तरीके से आपका C मॉडल भी होता है, ठीक है, और एक S मॉडल भी होता है। तो इसमें पूछा गया है कि आप कितने C का प्रयोग करते हो और कितने S का प्रयोग करते हो। तो अभी मैं पहले आपको पूरा चार्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद अपन आंसर डिस्कस करेंगे। देखो ये 6C प्रोग्राम होता है, तो आपके टोटल कितने C प्रयोग होते हैं, टोटल हमें 6 जो C हैं उनका प्रयोग करना होता है। 6C's प्लान ऑफ एजुकेशन फॉर द फ्यूचर, 21वीं सदी का 6C प्लान इसे बोला जाता है।
ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 21वीं सदी का प्लान कौन सा है, तो 6C प्लान जो है ये अभी आया है, 21वीं सदी का प्लान है, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए पूरा यहाँ पर हिंट दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इसको जूम कर रही हूँ, एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते। सबसे पहला जो है कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बातचीत करे हो, जो भी संचार का माध्यम आपके पास अवेलेबल है, मीडिया हो गई, डिजिटल कोई भी मीडियम हो गए, सारे आपको कैसे करना है, बिल्कुल क्लियर करना है, ताकि जो इसके पीछे का जो टारगेट है, हम बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से सीख सकें। तो पहले सी का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से अपन 6C के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेट करो तो बहुत अच्छे से करो, बातचीत करो तो बहुत अच्छे से करो, ठीक है। दूसरा सी होता है वर्क कोलाबरेटली, सब साथ में वर्क करो, कोलाबरेट होकर करो। कोलाबरेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बच्चा अकेले पढ़ता है तो उसको क्या बोला जाता है कि सब साथ मिलकर काम करो। यहाँ से आपकी टीम बिल्डिंग की जो क्वालिटी होती है बच्चों के अंदर वो बहुत अच्छे से आ जाती है। जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो हर एक बच्चा दूसरों से नई नई चीज़ें सीखता है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो सभी को क्या करना चाहिए, साथ में रहकर काम करना चाहिए। सबसे पहला हमने क्या देखा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करो, संचार उनके बीच में बहुत अच्छे से होना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन कोई भी संचार के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कोलाबरेट मतलब सभी को साथ में वर्क करना है, सभी को साथ लेकर चलना है। यहाँ से टीम टीचिंग की क्वालिटी बच्चे के अंदर समझ आती है। एम्ब्रेस कल्चर, कल्चर को गले लगाओ, कल्चर को सीखो, जैसा भी कल्चर हमारे आसपास का है, आसपास के पर्यावरण को सीखने की कोशिश करो, नई नई चीज़ें आप उससे सीखो, ठीक है। तो हमें कल्चर को क्या करना है, गले लगाना है, कल्चर को समझने की। यहाँ पर एम्ब्रेस का मतलब नॉर्मली होता है गले लगाना, मतलब उस चीज़ को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, अपने कल्चर को क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो 3 हमने यहाँ पर पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, दूसरा कोलैबोरेट करना मतलब टीम में रहना, तीसरा कल्चर को क्या करना है, गले लगाना है, कल्चर को अच्छे से सीखना है, साथ में रहकर सभी एक दूसरे की मदद करें। आप इसको इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, ठीक है, छोटे बच्चे बड़े सभी साथ में मिलकर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अगले सी की बात करते हैं। अगला सी है बच्चों को क्रिएटिव यहाँ पर होना होगा, नए नए काम करें, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आए। तो ये वाला सी क्या बताता है, ये सी बताता है कि आपको क्या होना है, क्रिएटिव होना है, नई नई चीज़ों का क्या करना है, निर्माण करना है। अगला है यूटिलाइज कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को समझिए, ठीक है, चीज़ों को जोड़ना सीखिए, जैसे कि पुराना ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना सीखिए। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। थिंक क्रिटिकली, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपसारी चिंतन को अपनाइए, डाइवर्जेंट थिंकिंग को अपनाइए, क्रिटिकली थिंकिंग कीजिए, नए नए जो आइडियाज़ होते हैं उनको ईजाद करिए। तो ये 6C मॉडल है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, कम्युनिकेशन होता है, दूसरा कोलैबोरेटिव मतलब ग्रुप में वर्क करना, तीसरा कल्चर को गले लगाना, कल्चर को समझने की कोशिश करना, क्रिएटिविज्म अपने अंदर लेकर आना, नई नई चीज़ों का निर्माण करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, नई नई चीज़ों को ऐड करना, ठीक है, पुराने ज्ञान को नई ज्ञान से जोड़ो, ऐसे कनेक्टिविटी बनाते हुए चलो, यूटिलाइज करना, उस कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने का काम करना और क्रिटिकली सोचना। ये 6C हमारे आते, किसी भी सी का नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो मैंने 6 ही सी आपको यहाँ पर बता दिए। अगले मैं आपको 3S मॉडल के बारे में बताती हूँ। ये दोनों ही 21वीं सदी के मॉडल के नाम से जाने जाते हैं। देखो 3S क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ लर्निंग करना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर वहाँ पर करेगा कि आप किस सब्जेक्ट की बातचीत करें, विषय बोधक ये चीज़ हो जाएगी हमारी हिंदी में बोले तो, ठीक है, विषय बोधक चीज़ें हो जाएगी। और सोशल लर्निंग आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, सोशल लर्निंग और सेल्फ लर्निंग। सोशल लर्निंग सामाजिक चीज़ों को सीखना होगा, खुद से भी पढ़ना होगा, और ये सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर करेगा। तो ये चीज़ें हमारी 3S और 6C के रूप में जानी जाती है। तो अभी ऑप्शन में क्या फिल करना था, ऑप्शन में सिर्फ इतना सा भरना था आपको कि कितने 6 होते हैं, 6C होते हैं, अभी सारे पढ़ लिए, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन होना, क्रिएटिविटी होना, ठीक है, और टीम टीचिंग जो करते हैं हम लोग, एम्बेरेस करना, किसको, कल्चर को गले लगाना, ये सारी चीज़ें 6C मॉडल के अंदर आ जाएगी। सेल्फ लर्निंग, सोशल लर्निंग और सब्जेक्ट मैटर 3S के अंदर आ जाएंगे। तो कितने हो गए, 6C और 3S को यहाँ पर मान्यता मिलती है। यहाँ पर आप 6 भर देंगे मतलब 6 भर देंगे, और S कितना भर देंगे, 3S यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में एक ग्रामीण स्कूल में एक विज्ञान शिक्षक शामिल हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उसे उपयोग करना चाहिए। देखो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है, सेशन स्टार्ट होने वाला है, बच्चे स्कूल आने वाले हैं, एक नए टीचर का आगमन हुआ है स्कूल में, वो विज्ञान के शिक्षक है। अब उन्हें पता करना है, बच्चों के बारे में जानना है। तो वो कैसे जानेंगे, क्योंकि देखो नए नए बच्चे पढ़ाना भी स्टार्ट करना है, तो थोड़ा बहुत बच्चों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो वो पारिस्थितिकी जन्य यानी कि एक सिचुएशनल टेस्ट ले सकते हैं बच्चों को जानने के लिए।
एक नैदानिक परीक्षण ले सकते हैं, एक डायग्नोसिस टेस्ट बच्चों का ले सकते हैं, एक उपलब्धि परीक्षण यानी कि एक अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हैं, एक बास्केट टेस्ट परीक्षण यानी कि एक बास्केट टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखो एक नया टीचर है तो वो डायरेक्टली डायग्नोसिस क्यों करेगा, नैदानिक क्यों करेगा, जब तक उसे समस्या पता नहीं होगी उनका समाधान कैसे जानेगा। उपलब्धि अचीवमेंट टेस्ट डायरेक्टली कैसे ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक सिचुएशनल टेस्ट ले सकता है जहाँ पर उसे बच्चों के बारे में पता चलेगा कि बच्चे कैसे हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है। एक बेसिक आइडिया उसे बच्चों के बारे में हो जाएगा। उसके बाद वो कोई भी टेस्ट लेना चाहे वो डायग्नोसिस हो। डायग्नोसिस तो तब लिया जाता है जब बच्चे को कोई परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी का पता लगाने के लिए हम लोग डायग्नोसिस लेते हैं, ठीक है। बच्चों के अचीवमेंट को चेक करने के लिए हम उनका अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, उनका उपलब्धि परीक्षण यहाँ पर लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। परिस्थिति जन्य परीक्षण नॉर्मली हम लोगों को बच्चों का व्यवहार चेक करना है। तो क्लास में एक 100 रुपये का नोट किसी का गिरा हुआ आपने नीचे रख दिया, मतलब आपका खुद से आपने कहीं नीचे टेबल के नीचे रख दिया। अब बच्चे ईमानदार होंगे तो वो आपको ला कर दे देंगे कि किसी का नोट यहाँ पर गिर गया है, ठीक है। और ऑनेस्ट नहीं हुए तो अपनी जेब में डाल देंगे। तो थोड़ा बहुत इस तरीके से छोटे मोटे टेस्ट लेकर या कोई भी सिचुएशनल टेस्ट लेकर आप बच्चों को यहाँ पर जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अच्छी शिक्षण सहायता की एक आवश्यक विशेषता क्या हो सकती है। एक अच्छी शिक्षण सहायता की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो कम लागत होना, क्या पैसा कम लगे उसमें, बहुत लोकप्रिय हो, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी को शामिल करता हो, मतलब कि बच्चों के 6 सेंस उनका प्रयोग हो रहा हो, बच्चा शारीरिक गतिविधि भी कर रहा हो, मानसिक भी कर रहा हो, सारी जो सेंस होती है, जो इंद्रियां होती है उसका बच्चा प्रयोग कर रहा हो, संभालना बहुत आसान हो, किसको, बच्चों को संभालना बहुत आसान हो। तो कौन सी चीज़ सही लग रही है कि अच्छी शिक्षण सहायता की एक आवश्यक विशेषता ये हो सकती है कि हम अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी को शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग हम लोग वहाँ पर कर सकें। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाठ योजना का क्लासिकल प्रारूप, ठीक है। क्लासिकल प्रारूप की यहाँ पर बात की गई है, ये किसके द्वारा दिया गया है, क्या हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है, हला तबा कदम के द्वारा दिया गया, हिलगार्डियन के द्वारा दिया गया, या फिर हैबर के कदम जो है उनके अनुसार, मतलब हैबर के द्वारा दिया गया। तो देखो पाठ योजना जो है हम नॉर्मली पढ़ते हैं, पाठ योजना जो है कि किस तरीके से लेसन प्लान एक टीचर को डिज़ाइन करना चाहिए, वो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया। लेकिन इसका बहुत ही क्लासिकल फॉर्मेशन जो है हला तबा के द्वारा दिया गया। इनका एक थ्योरी आती है, मैं आपको थ्योरी दिखा देती हूँ, ठीक है। हैला टेबा इसको बोला जाता है, वो हिंदी में हला तबा लिखा हुआ है, ठीक है। हैला टेबा इसको बोला जाता है, इसको ग्रास रूट अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो क्लासिकल फॉर्मेशन है पाठ योजना का, इसे ग्रास रूट अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ स्टेप टीचर को फॉलो करनी होती किसी भी चीज़ को पढ़ाते समय, ठीक है। जैसे कि ये अप्रोच क्या बताती, सबसे पहले डायग्नोसिस किया जाए लर्नर का, ठीक है। बच्चों को क्या समस्याएं आ रही, उन समस्याओं को आप क्या करो, पता करो, मतलब कि आप क्या करो, उसका डायग्नोसिस करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर आपके जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपके जो भी लक्ष्य हैं, आप उनको देखो, एक बार फॉर्मुलेट करो कि आपको क्या क्या लक्ष्य आपने डिसाइड किए हुए हैं। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि बच्चों को समस्या क्या आ रही है। वो समस्या समझने के बाद आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसी के अनुसार बनेंगे। बच्चों को जो समस्या आ रही है आप उसी के अनुसार अपने गोल डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उन गोल में से सिलेक्शन करोगे कि आपको पढ़ाना क्या है, कंटेंट का यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे। फिर आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन करोगे, किसका, जो भी आपने सिलेक्शन किया उसको अच्छे से अरेंज करोगे कि नहीं मुझे पहले ये पढ़ाना है, उसके बाद मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा टफ टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऐसे आप पूरा ऑर्गेनाइज कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जितने भी आपके लर्निंग एक्सपीरियंस है उनका चुनाव करना है, ठीक है, कि आपको कैसे किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा अप्रोच आप यहाँ पर यूज़ करोगे, तो वो सारे एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लेकर आ जाओगे। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, किस तरीके से, अब यहाँ पर कौन सी आपको तरीके अपनाने, कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर करवानी है। जैसे साइंस की हो गई तो आपको लैब में लेकर जाना है, कंप्यूटर यदि आप पढ़ाते हो तो कंप्यूटर की लैब में आपको लेकर जाना है, हिंदी यदि आप पढ़ा रहे हो और उसमें बगीचे और इन सब के बारे में बात हो रही तो आप पार्क में लेकर जा सकते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट यदि आप पढ़ा रहे हो, पर्यावरण यदि आप पढ़ा रहे हो और वहाँ पर आपको आवश्यकता लग रही है प्रदूषण के बारे में बताने की कि जल प्रदूषण क्या होता है, तो आसपास नदी नाले की जानकारी के लिए आप उनको कुछ बेसिक सा आइडिया दे सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन करोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू इवैल्यूएट एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट, आपने ये जो 6 स्टेप अपनाई, एट द लास्ट ऑफ द स्टेज 7वीं में आपको क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, बच्चों को कितना समझ में आया, आपने कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, कहाँ गलतियाँ आपने कर दी, बच्चों ने क्या क्या कार्य इसके अंदर किए, फाइनली हम उसका क्या कर लेंगे, इवैल्यूएशन कर लेंगे।
इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये याद हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो याद करने में, पर ये सातों स्टेप याद तो करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर पहली चीज़ क्या है कि मुझे ये चेक करना है, या फिर आप खुद टीचर हैं, आपको आपकी क्लास में ये चेक करना है कि बच्चों के साथ समस्या क्यों आ रही है, बच्चे इतना कम स्कोर क्यों कर रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले आपने डायग्नोसिस करने की कोशिश की, ठीक है। फिर आपने आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, आज से आप नई तरीके से पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे वो आपने उसका फॉर्मुलेशन कर लिया, ठीक है। फिर आपने चयन कर लिया, आपके पास 5 से 10 मेथड थी, उसमें से आपने 4 मेथड का चयन किया कि मुझे इन 4 अप्रोच के थ्रू या फिर ये जो 4 मेथड है इनके थ्रू मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। अब आपने जो भी पढ़ाना है, जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया कि मैं सबसे पहले ईजी वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। बीच में मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए, बच्चों को मैं बीच में लैब में लेकर चला जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा टफ टॉपिक पढ़ाऊँगा ताकि बच्चों को बहुत आसान हो जाएगा अब समझने में। अब मैंने यहाँ पर अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को भी ऐड कर लिया है। लर्निंग एक्सपीरियंस में कौन सी चीज़ें आ जाएगी, मैंने पहले किस तरीके से पढ़ाया था और अभी मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस को यहाँ पर ऐड कर लूँगी, ठीक है। कि पिछली वाली क्लास में मैंने ये तरीका अपनाया था, बहुत अच्छे से हुआ, बच्चों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई, तो मैंने अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, अब लर्निंग एक्टिविटीज़ को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से मुझे हर एक चीज़ को परफॉर्म करवाना होगा, प्रयोग करवाना है तो वो भी वेल मैनर्ड तरीके से ऑर्गेनाइज़ करवाना होगा, ठीक है। और लास्ट में मुझे क्या करना है, आखिरी में मुझे इवैल्यूएशन चेक करना है कि किस तरीके से इवैल्यूएशन मैं बच्चों का करूँगी, ठीक है। तो ये सारे कदम किसके द्वारा दिए गए, ये सारे स्टेप जो है किसके द्वारा उठाए गए हैं, हेला टेबा जो है उनके द्वारा उठाए गए, इसे ग्रास रूट अप्रोच के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अंगूर बेल कम्युनिकेशन शब्द का तात्पर्य क्या होता है, ये आपसे हमेशा ही पूछा जाता है और ग्रेड 1 में तो बहुत क्वेश्चन बने थे इससे, ठीक है। अंगूर बेल कम्युनिकेशन को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। देखो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दे दूँ तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन उसको बोला जाता है जैसे एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, औपचारिक शिक्षा होती है, और एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक संचार, ठीक है। यहाँ पर संचार की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें तो हम कम्युनिकेशन के टर्म्स में इन दोनों को समझ लेते हैं। एक बॉस जो है अपने जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे जो बात करता है उसे हम लोग औपचारिक संचार बोलते हैं। अनौपचारिक क्या होता है, दो फ्रेंड एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हाय और तेरा क्या चल रहा है, कैसे क्या पढ़ाई चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, घर पे सब कैसे हैं, ये वाली अगर बातें हो रही है तो ये अनौपचारिक कम्युनिकेशन यहाँ पर कहलाएगा। तो अंगूर बेल कम्युनिकेशन एक प्रकार का अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि आप लोग अभी स्कूल में बैठे हुए सारे टीचर फॉर्मली एक दूसरे से नमस्ते हाय हेलो करते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर आप एक दूसरे के बचपन के फ्रेंड हैं तो एक दूसरे से जिस तरीके से बात करते हैं, जैसे कि एक तरीके से कानाफूसी करना, नॉर्मली ये कब होता है, जब आप उसके बहुत अच्छे फ्रेंड होगे सामने वाले के, तब आप उससे इधर उधर की बातें करोगे, इधर उधर की गॉसिप करोगे। तो अंगूर बेल कम्युनिकेशन या इंग्लिश में से बोला जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या शो करता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हमें अनौपचारिक संचार को शो करता है। या फिर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक प्रकार का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना, जैसे दो फ्रेंड आपस में बातचीत कर रहे हैं, मम्मी और उसके बच्चे आपस में बातचीत करें तो वो सारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि एक टीचर हो गया और एक स्टूडेंट हो गया, या फिर एक बॉस हो गया और उसके जो एम्प्लॉय हो गए, वो अगर बातचीत करें तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूरसंचार और मीडिया उद्योग में एक और प्रौद्योगिकी के तहत सेवाओं सामग्री की पेशकश और संचार के साधनों को एकीकृत करने की घटना को क्या कहा जाता है। दूरसंचार की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, इसमें कोर प्रौद्योगिकी एक टेक्निक है जिसके तहत सारी सेवाएं सामग्री जो है इनको एक एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। तो ये जो टर्म है इसको यहाँ पर बोला क्या जाता है, मल्टीमीडिया, ऑनलाइन संचार माध्यम, अभिसरण या फिर एकीकृत मीडिया। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जिसमें आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, लाइक हम लोग बोल सकते हैं आपका टीवी आ गया, आपका कंप्यूटर आ गया, ठीक है, आपके मानचित्र हो गए, आपके चार्ट हो गए, आपका ग्लोब का जो हो गया मॉडल हो गया, सारी चीज़ें यदि इसके अंदर डाली जा रही है तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी मल्टीमीडिया कहलाएगी। मल्टीमीडिया के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। मल्टीमीडिया में आप अलग अलग तरीके की मीडिया का यूज़ करते हो, मल्टी मतलब बहुत सारी, और मीडिया मतलब कि आप ये दूर संचार के लिए जो साधन होते हैं ये हमारी मीडिया होती है। तो इसमें आप टीवी, रेडियो, जितनी भी चीज़ें होती है जो बच्चों को एक सप्लीमेंट्री टीचिंग के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे नॉर्मली हम लोग बुक्स वगैरह से पढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अदर मटेरियल आवश्यक होते हैं उसको सप्लीमेंट्री मटेरियल बोला जाता है, वो सारे हमारे मल्टीमीडिया में आ जाएंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक बच्चा जो डॉग को गॉड बोलता है, ठीक है, वो हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है, कुत्ते को भगवान और बल्ले को टैब के रूप में पढ़ता है, तो यहाँ पर लिखा है डॉग को गॉड पढ़ रहा है,
जैसे DOG लिखा है तो उसने G को आगे लिख के D को पीछे कर दिया, ठीक है। इधर लिखा हुआ है बैट, तो बच्चे ने क्या करा, T को आगे लिखकर B को पीछे लिख दिया। तो उसको कौन सी समस्या है, ये कैसी समस्या है कि उल्टे सीधे शब्द लिख देना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सो को वॉज लिख देना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। M को W लिख देता है बच्चा, ठीक है। B लिखा हुआ है उसको D लिख देता है। याद आ रहा है कुछ, ये एग्जाम्पल तो रटे रटाए से हो गए, ठीक है। तो ये किस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त है, क्या ये डिस्प्रेक्सिया है, क्या ये डिसलेक्सिया है, क्या ये डिसग्राफिया है, या फिर ये एक प्रकार की अपच, खाना पाचन नहीं हो रहा है इसलिए बच्चा जो शब्दों को उल्टा उल्टा पढ़ रहा है। तो देखो कौन सी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, एक प्रकार की डिसलेक्सिया, जहाँ पर पढ़ने संबंधी विकृति होती है। और डिसलेक्सिया को हिंदी में ही पठन विकृति बोलते हैं। पढ़ने संबंधी समस्या यहाँ पर बच्चे को आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रशिक्षु शिक्षक वह होता है जो क्या करता है। प्रशिक्षु मतलब वेल ट्रेंड टीचर क्या करता है, विभिन्न समावेशी एकीकृत स्कूलों में विशेष सेवाएं प्रदान करने के योग्य होता है। कई क्षेत्रों में वो विशेषज्ञ होता है, या फिर किसी विशेष समावेशी शिक्षा के लिए नियुक्त किए गए एक विशेष शिक्षक को हम लोग प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में जानते हैं। या फिर अस्थायी तौर पर तदर्थ पदार्थ पर नियुक्त एक विशेष शिक्षक, अस्थायी तौर पर मतलब एक टेम्परेरी एक शिक्षक का चुनाव वहाँ पर किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक प्रशिक्षु शिक्षक यहाँ पर होता कौन है, ठीक है। तो क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है, किसी विशेष समावेशी विद्यालय के लिए नियुक्त, यदि किसी शिक्षक को नियुक्त किया गया, जैसे कोई समावेशी विद्यालय, उसमें हम लोग यदि कोई भी टीचर को नियुक्त कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो वो हमारा प्रशिक्षु शिक्षक ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको घुमाने के लिए अलग अलग तरीके से ऑप्शन दे दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि समावेशी शिक्षा में विशेष सेवा के लिए हम लोग किसी बाहर से टीचर को बुला रहे हैं, ठीक है। अस्थायी तौर पर टेम्परेरी किसी को अरेंज कर रहे हैं कि आप थोड़े दिन के लिए आप पढ़ा दो, तो वो वाली बात नहीं है। नॉर्मल जो टीचर होते हैं समावेशी शिक्षालय में नियुक्त किए गए विशेष शिक्षक को ही हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षु शिक्षक बोलते हैं, ठीक है। जैसे समावेशी स्कूल क्या होते हैं, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जैसे कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चे आ गए या फिर कोई स्पेशल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो गए, तो फिर उनको पढ़ाने के लिए तो हमें कोई स्पेशल टीचर की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पर हम लोग प्रशिक्षु शिक्षक को इन्वाइट कर सकते हैं कि आप इन्हें पढ़ाइए। नॉर्मली तो सारे टीचर को पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी डिसेबल बच्चा यहाँ पर आता है तो आप उसको पढ़ा सकते हो, ठीक है। उनके पास, टीचर के पास पहले से ट्रेनिंग होती है कि आपको कैसे इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन फिर भी आवश्यकता लगती है तो हम प्रशिक्षु शिक्षक की यहाँ पर सहायता ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रवण बाधित बच्चों का प्रदर्शन कैसा होता है। भाषा द्वारा संचार में उनके बाधाएं होती है। संचार मतलब कि उनको कम्युनिकेट करने में समस्या होती है, ठीक है। चारों ओर घूमने में रुकावट होती है। व्यक्तियों को स्वयं देखभाल कौशल में बाधा आती है, या फिर स्पर्श कौशल में बाधाएं उनके उत्पन्न होती है। तो श्रवण बाधित बच्चों का प्रदर्शन कैसा होता है, भाषा द्वारा संचार में बाधाएं उत्पन्न होती है, ये इसका सही आंसर होगा। क्योंकि देखो चारों ओर घूमने में रुकावट होना, तो ये उसकी शारीरिक गति संवेदी समस्या होगी। स्वयं देखभाल कौशल, खुद का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो ये सुनने से संबंधित नहीं है। स्पर्श कौशल मतलब कि उसका टच सेंस जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि उसको स्पर्श कौशल, जैसे स्पर्श करने पर समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ ठंडी है गर्म है, तो ये वाली बाधा भी सुनने से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा द्वारा संचार में उसको रुकावटें आती है, भाषा द्वारा संचार करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है। तो सुन नहीं सकता है तो कम्युनिकेशन कैसे कर पाएगा, ठीक है। मान लो कि जहाँ पर आवश्यकता लग रही है बोलने की, तो वो बोल कैसे पाएगा जब वो सुन ही नहीं पा रहा है, सामने वाले को सुन नहीं पा रहा है, तो वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा। तो भाषा द्वारा संचार में बाधाएं यहाँ पर आंसर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 3 ऑप्शन तो गलत लग रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अभी 6 बजे वाले सेशन में, उसमें आपका लाइव टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप वो लाइव टेस्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाउ इज़ द पैटर्न कैसा था आज के क्वेश्चन का, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।